अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। एक नई सुबह है, एक नई सोच है और कुछ नया लेके आपके साथ हाजिर हुए हैं। कुछ नई खबरें होंगी और कुछ चटपटे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन सियासत की खट्टी मीठी बातें भी आज हम करेंगे। मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत और मैं हूँ गजल अमान। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। और मौसम भी बहुत हसीन है। आज बारिश हो रही थी। आज बारिश हो रही थी। हाँ, अभी पता नहीं हो रही है या नहीं। इसी वजह से मैं भी थोड़ा सा फिसल गया हूँ। अच्छा, हाँ, मैं कह रहे थे मुझे कहते हैं या मैं कहते हैं। अच्छा। तो जी आज बारिश हो रही है, मौसम बहुत हसीन है। उम्मीद करते हैं कि आप आज जब उठेंगे या फिर उठ चुके होंगे एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन आज हमारे पास जो सोशल स्टोरीज हैं वो भी बहुत अच्छी और मज़ेदार हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले खेल के मैदान से। अब मेरे हिस्से में आइए तो मैं ही बात कर लेती हूँ। क्या बाबर आजम को T20 स्क्वाड में वापसी हो रही है या फिर नहीं, ये तो मैं आपसे बाद में पूछूंगी स्टोरी के बाद। अच्छा, स्टोरी है ये आपकी? हाँ, ये मेरी स्टोरी है, उसके बाद फिर आपसे एक्सप्लेनेशन इसकी लूंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ़खर जमान के फिटनेस मसाइल की वजह से साबिक पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की T20 स्क्वाड में वापसी पर गौर शुरू कर दिया है। और ज़रा ये कह रहे हैं कि बाबर आजम की वापसी आइंदा सह फरीकी सीरीज़ और एशिया कप 2025 के लिए मुतवक्के है। जबकि फ़खर जमान की बात करूं तो वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ के दौरान हैमस्ट्रिंग का शिकार हो गए थे, जिसके बायस वो वनडे सीरीज़ से बाहर हो चुके हैं अब। और PCB ने फ़खर जमान को फौरी तौर पर नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर रिपोर्ट करने की भी हिदायत कर दी है, जहाँ वो रिहैब के अमल से गुजरेंगे। और फिर ज़रा ये भी बता रहे हैं कि अगर फ़खर मुकम्मल फिट ना हो सके तो फिर बाबर मजबूत उम्मीदवार के तौर पर स्क्वाड में शामिल किए जा सकते हैं। और बाबर की वापसी का इन्हिसार वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ में उनकी परफॉर्मेंस पर ही होगा, हमेशा की तरह। और अगर वो सिलेक्टर्स को मुतासर करने में कामयाब हो जाते हैं तो उनकी टीम में वापसी के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। और बाबर आजम ने मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह के हमरा हाल ही में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे T20 मैच के दौरान मुलाकात भी की थी, आप सबको याद होगा। बिल्कुल ऐसे उसकी पिक्चर बड़ी वायरल हुई थी और उसके हवाले से कुछ बातें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। लेकिन क्या बाबर आजम को T20 क्रिकेट में वापस आना चाहिए? उस लम्हे जब पाकिस्तान T20 क्रिकेट में अच्छी कारकर्दगी पेश कर रहा है, हमने होम सीरीज़ में बांग्लादेश को हराया, फिर 2 मैचेस हम अपनी गलती की वजह से बांग्लादेश में जाके हारे, लेकिन तीसरे मैच में हमने सिर्फ एक गलती सुधारी कि फ़खर जमान को बैठाया था और साहिबजादा फरहान को हमने इंडक्ट किया टीम में, तो उसके बाद रिजल्ट आपके सामने। और फिर वेस्ट इंडीज़ में हमने सीरीज़ अपने नाम की है। क्या इन तमाम तर सिचुएशंस को सामने रखते हुए बाबर आजम की वापसी सूदमंद साबित होगी नहीं होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बाबर आजम अगर वापसी करेंगे तो T20 क्रिकेट में किसके खिलाफ करेंगे? याद रखिएगा, अफगानिस्तान और UAE की सीरीज में। और फिर उसके बाद उसी की बुनियाद पे उनको वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। एक दफ़ा फिर एक आसान इम्तिहान होगा बाबर आजम के पास एक और वर्ल्ड कप खेलने के लिए। पर अब देखते हैं कि होती है वापसी या फिर नहीं। मेरा ख्याल है कि हो जाएगी। चलें, यहाँ पे आपकी बात रिकॉर्ड हो गई। बिल्कुल ऐसे। खबरों साथ आगे बढ़ते हैं। बाबर आजम की बात सुनते ही मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया था, क्योंकि मुझे गजल दिक्कत लगा रही थी कि आगे चलिए। दुबई की बात करते हैं, जहाँ पे 10 अगस्त को यौम आज़ादी की एक बड़ी तकरीब की मेज़बानी दुबई करेगा, जिसमें 40,000 पाकिस्तानियों की शिरकत मुतवक्के है। जश्न आज़ादी पाकिस्तान 2025 के उन्वान से ये तकरीब 11 बजे से रात 11 बजे तक चलेगी और इसमें सकाफती परफॉर्मेंसेज होंगी, तफरी होगी और कम्युनिटी के तकरीबात का पूरा दिन यहाँ पे पेश की जाएंगी। और इस तकरीब में अगर गुलकार की बात की जाए तो जिसमें साहिर अली बग्गा हैं, सूफ़ी रॉक आर्टिस्ट की बात की जाए तो नताशा बेग हैं, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट यूसुफ बशीर कुरैशी यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। हुमायूं सईद और साबिक क्रिकेट कप्तान वुमेंस की बात करूँ तो सना मीर जैसी मशहूर शख्सियात भी खुसूसी शिरकत करेंगी। और अवार्ड्स की तकरीब में मुमताज़ पाकिस्तानी शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा जाएगा, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर शेख नायान अवार्ड पेश करेंगे। एमिरेट्स लवर्स पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई के ताउन से ये तकरीब पाकिस्तान के विरसे और मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की ताकत को खराज तहसीन पेश करती है। और दाखिला सबके लिए मुफ्त होगा, फ्री एंट्री। जबरदस्त, दाखिला मुफ्त है। अब तो सारी मुझे लगता है दुनिया जाने वाली है। काम की बताइए। हाँ, काम की आखिरी बात थी। और 10 अगस्त को ये यौम आज़ादी की बड़ी तकरीब होने वाली है। इसमें हम भी देखेंगे इंशाल्लाह। हम देखेंगे, लाजिम है कि अब क्या कुछ होता है देखेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली, हम देखेंगे और देखते हैं कि उसमें अब क्या क्या होता है, कितना एंजॉयमेंट होती है, फिर आपके साथ शेयर भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। और पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, ये बात सब जानते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था। आप नहीं पता था? नहीं पता।
मैं ये काफी सुनते आ हैरान रहे हैं, हूँ। लेकिन फिर भी हमें पाकिस्तान बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करवानी पड़ती हैं। हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन आज मैं स्पेशली बात करूंगी खजूर के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान खजूर पैदा करने वाला दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और मुल्क के चारों सूबों में खजूर के वसी देखा, बागात फिर भी खजूर हम सऊदिया की पसंद करते हैं। हाँ, वहां से जो आती है exactly, तो कहते हैं वाह ये क्या बात है। खजूर हालांकि है। हमारे पास अपने ज़खायर हैं और रिपोर्ट के सामने आई है कि खजूर की काश्त और पैदावार के हवाले से एक तहकीकाती रिपोर्ट में ये तहकीक की गई है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में सालाना 5 लाख टन खजूर पैदा होती है। और डेट पाम रिसर्च इंस्टीट्यूट के माहिरीन स्मार्ट ने बताया कि पाकिस्तान दुनिया में खजूर पैदा करने वाला 5वां बड़ा मुल्क बन चुका है और पाकिस्तान में खजूर का कुल पैदावारी जो रकबा है वो तकरीबन 82,000 एकड़ है और मुल्क में सबसे ज़्यादा खजूर सूबा सिंध में पाई जाती है। और जहां इसकी पैदावार की अगर मैं बात करूं तो वो उसका फिगर जो हमारे सामने है वो 2,52,300 टन है। बलूचिस्तान की अगर बात करें तो वहां पर बलूचिस्तान दूसरे नंबर पर है, जहां 1,92,800 टन खजूर पैदा की जाती है। इसी तरह सूबा पंजाब की बात करूं तो वहां 42,600 टन खजूर पैदा होती है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में खजूर की पैदावार 8,900 टन है। और माहिरीन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 150 से ज़ायद अक़साम की खजूर पाई जाती हैं, जबकि सिर्फ मकरान डिवीज़न में 130 से ज़ायद खजूर की वैरायटीज़ भी हैं। पाकिस्तान में खजूर की शानदार पैदावार के बावजूद उसकी बरामदात बहुत कम है और इस वक्त खजूर मुख्तलिफ ममालिक की 23 मार्केट्स में बरामद की जा रही है, जिनमें भारत है, अमेरिका है, कनाडा है, बरतानिया है, जर्मनी है और नेपाल भी शामिल है। तो खजूर के ज़खायर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल ऐसी है। ये मैं जान के हैरान हुआ हूँ लिटरली कि हम खजूर दूसरे मुल्कों में बेचते भी हैं और वहाँ पे हमारी एक्सपोर्ट्स का दायरा कार हमें और बढ़ाना चाहिए। अगर हम 5वें नंबर पे हैं और इतनी बड़ी तादाद में अगर सिर्फ एक इलाके में अगर बलूचिस्तान की बात करें तो 130 वैरायटीज़ वहाँ पे मौजूद हैं, तो हमें इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और क्योंकि हमारी खजूर तो आज भी हमें वही पसंद है कि अगर मदीना से कोई अजवा लेके आए तो हम कहते हैं अच्छा ये मदीने की अजवा ये तो बड़ी ज़बरदस्त है, ठीक है, उसके साथ हमारी निस्बत एक अलग से है, लेकिन अपनी खजूर को भी हमें प्रमोट करना चाहिए। हर साल लाखों टन पाकिस्तान करता है एक्सपोर्ट। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे। ख़वातीन व हज़रात, आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कराची के लियारी जनरल हॉस्पिटल से एक ज़बरदस्त खबर है, मतलब ऐसी खबर है जो आपको हैरान कर देगी। कराची के लियारी जनरल हॉस्पिटल में माहिर डॉक्टर्स ने और उनकी पूरी टीम ने नौजवान लड़की के पेट से बगैर सर्जरी के ताला निकाला है और ये कारनामा सर अंजाम दिया। लियारी जनरल हॉस्पिटल की सरपरस्त डॉक्टर अंजुम रहमान के मुताबिक माहिर डॉक्टरों की टीम ने लेप्रोस्कोपी के जरिए ऑपरेशन के जरिए लड़की के पेट से ताला निकाला और डॉक्टर अंजुम के मुताबिक मलिर खोकर पार्क की रिहायशी मरीज़ा 23 साल लड़की जो कि जहरी तौर पर मफलूज थी, जिसने लोहे का ताला निगल लिया था और उसको कल सुबह तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल लाया गया। और सरपरस्त हॉस्पिटल का कहना है कि ये केस इंतहाई पेचीदा था, ताहम डॉक्टर्स ने महारत का सबूत देते हुए बगैर ऑपरेशन के ताला निकाला। और अब अगर इस वक्त मरीज़ा की हालत की बात की जाए तो वो काफ़ी बेहतर है और वाज़ेह रहे कि इससे कबल 30 जुलाई को लियारी हॉस्पिटल में 40 साल खातून की कामयाब सर्जरी करके डॉक्टर्स ने उनके पेट से 10 किलो वजनी ट्यूमर निकाला था और मज़कूरा खातून 6 साल से पेट के शदीद दर्द में मुब्तला थी और उन्होंने कई हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाए, लेकिन मुतादिद हॉस्पिटल्स में उनके ट्यूमर के ऑपरेशन से इनकार कर दिया था। सो ये इस हॉस्पिटल की बड़ी कामयाबी है जो कि दूसरी दफ़ा हम डिस्कस कर रहे हैं। 10 किलो की आपने बात की, वो काफ़ी बड़ा ट्यूमर होता है जो कि निकाला गया। अच्छा, आपको याद होगा कि अब से कुछ दिन पहले ही हमने एक खबर शेयर की थी डॉक्टर्स के हवाले से जो कि जाली डिग्रियां लेकर बैठे हुए थे, बल्कि उनके पास डिग्रीज भी नहीं थी और वो ऑपरेशन कर रहे थे। एक तरफ जब इस तरह की न्यूज़ आती है तो हम वो भी आपके साथ शेयर साबित होता है कि हम अच्छी बुरी खबर सब बताते हैं। और आज की खबर शेयर करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, आज ये खबर शेयर करने का मकसद ये है कि ये भी डॉक्टर्स हैं और वो भी डॉक्टर्स थे, किस तरह से वो बगैर सर्टिफाइड डॉक्टर्स थे और ये सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं जिन्होंने एक ट्यूमर भी निकाला और ताला भी निकाला। लेकिन वैसे उस लड़की पे भी मैं थोड़ा सा हैरान हूँ कि वो उसने ताला निगल कैसे लिया। बिल्कुल ऐसे, ज़हनी मरीज़ा थी ना, कुछ भी कर सकती है। ये बात तो है, लेकिन खैर ये अच्छी कामयाबी है, ये अच्छी कामयाबी है डॉक्टर्स की, इस चीज़ को सराहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। और अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम नींद से सोकर उठते हैं तो हम ख्वाब तो हमें रोज आते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। ऐसे ही है ना, आप भी भूलते होंगे, मैं भी भूल जाती हूँ। काफी सारे ख्वाब हो तो वो नहीं भूलता। अगर कोई ख्वाब इस तरह का है कि वो अच्छा, लेकिन वैसे ख्वाब तो हमें डेली बेसिस पर ही आते हैं, लेकिन ऐसा होता क्यों है ये आज हम जान लेते हैं। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि हम नींद में कोई ख्वाब देखते हैं लेकिन जागने पर उसे भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा होता क्यों है, मेरा फिर वही सवाल है।
हम अक्सर अपने ख्वाब इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि नींद के दौरान हमारा दिमाग रैपिड आई मूवमेंट RMM स्टेज में ख्वाब देखता है। फिर जब हम जागते हैं तो बाद में दिमाग फौरी तौर पर शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होता चला जाता है, मुंतकिल जब होता है तो ख्वाब अक्सर उसी तब्दीली के दौरान ज़ाया हो जाते हैं जो ख्वाब हम देख रहे होते हैं। इसी तरह अगर आप अचानक अलार्म या किसी आवाज़ से जागते हैं तो जहन को ख्वाब को महफूज करने का वक्त नहीं मिलता, इसलिए वो फ़ौरन भूल जाता है। और नींद के दौरान दिमाग में नोरोपेनेफ्राइन जैसे केमिकल्स होते हैं जो याददाश्त को महफूज करने में मदद देते हैं। जब आपका स्ट्रेस होता है ना दिमाग और जिस्म के दरमियान, तो इस तरह के केमिकल तब काम करते हैं और उनकी कमी के बाद ख्वाब जहन में महफूज नहीं हो पाते। और इसके साथ साथ क्या होता है, मज़ीद ये होता है कि दिमाग आम तौर पर सिर्फ वही चीज़ें याद रख सकता है जिन्हें वो अहम समझता है। चूँकि ख्वाब जो है वो अक्सर अजीब होते हैं, बेतरतीब से होते हैं, जैसे हसनैन ने कहा कि डरावने भी होते हैं और गैर मंतकी भी होते हैं, इसलिए दिमाग उन्हें गैर ज़रूरी समझकर बिल्कुल इग्नोर कर देता है। वाह, दिमाग इग्नोर भी करते हैं। हाँ, इग्नोर करता है, हमारी दिमाग की सलाहियत है ये। क्या बात है जी, ये बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। अब आप अगर ख्वाब को याद करना चाहते हैं तो आपको अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा। जिस दिन आप लंबा ख्वाब देखें तो उस दिन अपने साथ वाले को कह दें या फिर अलार्म को बंद करके सोएं ताकि आपको ख्वाब याद रहे और वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाए। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको एक बहुत ही अच्छी खबर बताते हैं जो कि आलमी शोहरत याफ्ता मुसलमान स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से है। इस दफ़ा डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक दफ़ा फिर अपने मद्दाहों को, अपने चाहने वालों को हैरत में डाल दिया, लेकिन इस बार ये वजह उनकी कोई तकरीर या मुनाजरा नहीं था, बल्कि उनका एक मुनफरिद इक़दाम था, मुनफरिद कदम था। 59 साला डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंडोनेशिया के जजीरे बाली में 430 फीट बुलंद मकाम से बंजी जंपिंग करके एक नया तजुर्बा किया है, जिसकी वीडियो और तस्वीर उन्होंने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर की हैं। इस हैरानकुन एडवेंचर के दौरान वो सिर्फ जंपिंग तक महदूद नहीं रहे, बल्कि उन्होंने क्लिफ जंपिंग भी की और वाटर स्लाइडिंग जैसे दीगर सनसनीखेज तजुर्बात भी किए और खूब लुत्फानंदोज हुए। याद रहे कि इससे कबल डॉक्टर जाकिर नाइक ने गुज़श्ता साल युगांडा के दौरे में भी 165 फुट की बुलंदी से बंजी जंपिंग की थी, जो उनकी एडवेंचर से मोहब्बत और मुतारिक तर्ज ज़िंदगी की एक और मिसाल थी। और जो लोग उनको सुनते हैं उनके लिए भी एक सबक है कि डॉक्टर साहब अगर ये काम कर सकते हो आप क्यों नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, और आपको पता है ना ये कितनी मज़ेदार सी होती है बंजी जंपिंग। इसमें इलास्टिक कोड सा आपकी टांगों या जिस्म के साथ बांध दिया जाता है, फिर आप एक बिल्कुल हाइट से आकर जंप लेते हैं। इससे पहले भी उनकी एक तैरने वाली वीडियो भी वायरल हो गई थी। खैर, जो लोग हसनैन वाली बात है कि जो उनको पसंद करते हैं वो इस चीज़ को काफ़ी देखते हैं, वो भी अपना किबला दुरुस्त करें, एंजॉय कर सकते हैं। एंजॉयमेंट इज गुड फॉर हेल्थ। हाँ, आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही खुशखबरी है तमाम तर ज़ायरीन के लिए जो कि ज़ियारात पर जाना चाहते हैं, ईरान वालों के लिए, क्योंकि बज़रिया रोड ईरान और इराक जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी ने यह अहम फैसला कर लिया है कि ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन अब फ़ज़ाई सहूलत के लिए चार्टर फ़्लाइट्स ऑपरेटर्स की खिदमात ले सकते हैं। उनके लिए फैसला कर लिया गया है क्योंकि इस सिलसिले में CAA ने एयर चार्टर फ़्लाइट्स याफ्ता ऑपरेटर से दरख्वास्तें भी तलब कर ली हैं और मजहबी सयाहत से मुतालिक फ़्लाइट्स की मंजूरी भी PCCA ने उसमें अहम किरदार भी अदा किया है। और इस हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब ने कौमी असम्बली के इजलास में खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने बरास्ता सड़क ज़ायरीन ले जाने पर पाबंदी लगाई थी क्योंकि ज़ाहिर है वो एक रिस्की काम था, जिस वजह से ज़ायरीन की सेफ्टी ज़रूरी थी। अब ये फैसला कर लिया गया है कि उनके लिए चार्टर फ़्लाइट्स का इंतजाम कर लिए गए हैं। तमाम तर ज़ायरीन जो अरबाइन पर जाना चाहते हैं, ज़ियारात करना चाहते हैं, वो जा सकते हैं चार्टर फ़्लाइट के ज़रिए, क्योंकि आपको पता है कि अब अरबाइन बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। लोगों ने ज़ियारात पर जाना था, लेकिन बरास्ता जो लोग जाते हैं, जो काफ़िला जाता है, वो बंद कर दिया गया था क्योंकि सिक्योरिटी कुछ रिस्क थे इस वजह से। तो लोग काफ़ी परेशान हो गए थे और मायूस भी हो गए थे, लेकिन उनकी मायूसी को ख़त्म कर दिया गया है। और उनके हवाले से ये अच्छी खुशखबरी ये है कि चार्टर फ़्लाइट का इंतज़ाम कर लिया गया। और चार्टर फ़्लाइट्स का तो आप सबको पता है कि वो मखसूस, ये आम लोगों के लिए नहीं होती, ये कोई मखसूस चीज़ के लिए, वक्त के लिए, या फिर कोई इस तरह से कोई इवेंट होता है या फिर कोई मजहबी रसूमात अदा करने के लिए चार्टर फ़्लाइट्स का इंतज़ाम किया जाता है, जो कि अब ज़ायरीन के लिए कर लिया गया। बिल्कुल ऐसे। इसके अलावा अगर ख्वाजा आसिफ की बात की जाए तो उन्होंने मजीद कहा है कि ज़ायरीन की बजरिया जो सड़क रवानगी है, सिक्योरिटी के पेश नज़र उस पर पाबंदी लगाई गई, जिस तरह गज़ल ने पहले आपको बता दिया, लेकिन चार्टर फ्लाइट की इजाज़त उनको दे दी गई है। और बजरिया रोड ज़ायरीन की रवानगी बहुत बड़ा रिस्क था। उन्होंने बताया कि हुकूमत एयरलाइन के जरिए सहूलत फराम कर रही है। एविएशन वजारत दिफा का हिस्सा है और ज़ायरीन को ईरान और इराक के लिए तमाम तर सहूलतें फराम की जाएंगी। याद रहे कि 27 जुलाई 2025 को वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया था कि ज़ायरीन को इस साल
सड़क के ज़रिए इराक़ और ईरान जाने की इजाज़त नहीं होगी। ज़ियारत अरबाइन के लिए फ़िज़ाई सफ़र की इजाज़त होगी। गज़ल ने आपको बताया और मोहसिन नकवी ने बताया था कि फ़ैसला वज़ारत ख़ारजा बलूचिस्तान हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों से मशावरत के बाद किया गया। ये मुश्किल फ़ैसला अवामी तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती के पेश नज़र किया गया। सो ये एक अच्छा फैसला है। जिन्होंने इराक़ और ईरान जाना है उनके लिए ख़वातीन हज़रात, ये थी हमारी आज की सोशल स्टोरीज़। आखिरी स्टोरी हमने थोड़ी सी जल्दी इस वजह से की कि वक्त हमारे पास ख़त्म हुआ चाहता है, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है। एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते वापस आते हैं, कुछ और मामलात पर डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। अब एक अफसोसनाक वाक़े के हवाले से बात करेंगे। थाना शाह जमाल की हदूद में एक इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। मकामी ज़राए के मुताबिक इलाके के 62 ज़िम्मेदारों, जिनमें मोहम्मद बख्श कक, मुश्ताक कक और फयाज कक ने एक 20 साला बच्चे को जो गिशकोरी बरादरी से ताल्लुक़ रखता महज मामूली तनाज़े पर घर से उठाकर अपने डेरे पर ले गए। उसको वहाँ से बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया और नौजवान पर तशद्दुद का वाक़या ये जब रिपोर्ट हुआ तो इस पर DPO डॉक्टर रिजवान अहमद ने नोटिस लिया और मुलव्विस मुलज़िमान को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। उनका कहना है मुलज़िमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और गैर इंसानी सलूक हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कहना है DPO मोहम्मद रिजवान का। एग्जैक्टली और इसकी मामले की तफसीलात ले लेते हैं कि अभी इसमें क्या पेशरफ्त हुई है। शेख माजिद नसीर साहब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं। माजिद साहब बताइएगा ये क्या वाक़या पेश आया है। खैर जो भी हुआ था, जिस तरह से भी हुआ था, लेकिन इस तरह का सलूक करने की इजाज़त तो किसी को भी नहीं है। जी बिल्कुल, ये जो है आज से 2 दिन कबल जो है मुजफ्फरगढ़ का नवाही इलाका है शाहजमाल, वहाँ पर ये सिर्फ ज़मीन का रास्ता ना देने की वजह से ये मोहम्मद रमज़ान नामी जो लड़का है, नौजवान था, इसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो मेरी कल मोहम्मद रमज़ान से बात हुई थी। उनका ये कहना था कि इन्होंने कुछ ज़मीन ठेके पर ली हुई है उधर, तो जो मकामी जिम्मेदार थे उनका ये कहना था कि हमें रास्ता दिया जाए। उसने कहा कि जी आप अपने असल मालकान से बात कर लें, मैं रास्ता नहीं दे सकता। तो ये बात मकामी जिम्मेदारों को जो है वो नागवार गुजरी, उसको डेरे पर ले गए और फिर डंडे और सोटों के साथ जो है बड़ा बेमाना तरीके से उस पर तशद्दुद किया गया। वीडियो वायरल हुई, हम लोगों ने ये न्यूज़ ब्रेक की तो डॉक्टर रिजवान साहब जो हैं हमारे DPO मुजफ्फरगढ़, उन्होंने जो है इसका वो नोटिस लिया। नोटिस लेने के फौरन बाद जो है वो कल मेरी SHO जो है मुतलका थाने के शाहजमाल के, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया कि 3 नामजद मुलजिम जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, मुलज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि शेख साहब ये जो मुलज़िमान थे ये कोई बाज़र लोग हैं जिन्होंने इस बेदर्दी के साथ वहाँ पे जुल्म किया, बर्बरियत की, और क्या इस केस को आप आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि इस तरह के बाज़र लोगों को बाद में कानून छोड़ देता है। शेख साहब आपको आवाज़ आ रही है? शेख साहब से शायद हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और जिस तरह से आपने इस मामले की तफसीलात हमें दी हैं। ज़ाहिर है हसनैन, आप वाली ही बात है कि हमेशा से हमने देखा है कि इस तरह के जो बासर लोग होते हैं वो कानून की गिरफ्त में उस तरह से नहीं आते। कोई भी इस तरह से इशू होता है, हम डेली बेसिस पे इस तरह की इश्यूज़ को रिपोर्ट करते हैं अपनी सुबह की सोच में, लेकिन उनके साथ बाद में हम ये देखते हैं कि उनका आगे हम जब फॉलो अप हम लेते हैं तो कोई उसमें कोई पेशरफ नहीं होती, बस छोड़ गया, मामला ख़त्म हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस हवाले से मेरा ख्याल है कि हमें जिस तरह से ABN न्यूज़ ने रिपोर्ट किया, इस मामले को उठाया गया और उसके बाद DPO की नज़र में ये मामला आया, तो हम उम्मीद करते हैं कि मुलज़िमान को जिनको गिरफ्तार किया गया उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जब तक उनको कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो ये हालात इसी तरह से रहेंगे। वो जिस तरह होता है ना गज़ल के, जब किसी एक मुजरिम को आप सज़ा देते हैं, जिस तरह सऊदीया की मिसाल हम देते हैं कि वो चोर के हाथ काटते हैं और जो कत्ल करता है उसको चौराहे पे लटकाते हैं, तो वहाँ पे कत्ल की रेशो बहुत कम है, वहाँ पे चोरी की रेशो बहुत कम है, क्योंकि कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आता है। एग्जैक्टली एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर लिया शेख माजिद नसीर साहब ने। खैर मैंने तो आपका शुक्रिया अदा कर दिया, शायद उस तरह से आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन ये बताइएगा कि क्या मजीद इसमें पेशरफ्त होगी? अब आप इस केस को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। जो हसनैन का सवाल था कि हमने देखा है अक्सर कि इस तरह के लोगों को जब उनकी हम भी फॉलो अप लेते हैं तो कोई कानून की गिरफ्त में नहीं आते, वो लोग छोड़ दिया जाता है, कोई आगे पेशरफ्त नहीं होती। जी असल में ये बैकवर्ड इलाका है शाहजमाल का, और यहाँ पर जो मकामी जिम्मेदार हैं वो उनके वो ताकत में हैं,
तो ये गरीब घर का लड़का है। कल मेरी जब इससे बात हुई थी तो इसका यही कहना था कि भाई मैं बिल्कुल इंसाफ ही लूंगा, मैं इनसे कोई राजीनामा नहीं करूंगा, लेकिन बज़ाहिर ऐसा होता नजर आ नहीं रहा है। ये 2-3 दिन में जो है ये मामला सॉर्ट आउट। और ये भी बताइएगा कि ये मामला सॉर्ट आउट किस तरह से होगा अगर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनका आप ये समझते नहीं है कि जुडिशल रिमांड पे उनको जाना चाहिए, अदालतों में मामला जाना चाहिए और उनको इसकी कड़ी सजा मिलनी चाहिए? जी सर, इसमें यह था कि 8 नामजद मुल्जिम थे, जिनमें से 3 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। 5 लोग जो है वो 5 लोग गायब हैं, ताकत का नशा है, तो इस वजह से वो इनके ऊपर जोर डालेंगे। तो जिस तरह ही मतलब वो लोग क्योंकि प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे तो ये राजीनामे की तरफ बात चली जाएगी, मसला खत्म हो जाएगा। ओके। तो माजिद साहब ये बताइएगा कि जो बच्चे के वालिदैन हैं उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया है? जी वो गरीब लोग हैं निहायत, वो अभी तो बहुत परेशान है। बच्चा उनका माजिद साहब आपकी शेख साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही। थैंक यू सो मच। वो जानेगा साहब आपका जो शुक्रिया है, हमने एक्चुअल में क्योंकि हमें मामले का पता चल चुका है। हाँ, सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। ख़वातीन हज़रात यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा कि जाएगा नहीं। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिन्होंने बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई के लिए मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर दिया। और इस तहरीक का इब्तदाई दिन गिरफ्तारियों, मुजाहरों और तसादुम से भरपूर था। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने 9 मई के वाक़यात में सज़ा याफ्ता कई पीटीआई रहनुमाओं और सेनेटर्स को नाअहल किया जो कि कौमी असम्बली में मौजूद थे। और इन नामों में अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब, साहिबजादा हामिद रजा, जरताज गुल, जुनेद अफजल शाही, मोहम्मद अंसर इकबाल, राय हसन नवाज, राय हैदर अली और राय मुर्तज़ा इकबाल जैसे नाम शामिल हैं। और आज के प्रोग्राम में हम इसी बदलते हुए सियासी मंजरनामे के ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन सिर्फ वक्त के साथ। मेरी तो मेरी नाकिस सी राय है, मैं आपको क्या बता सकती हूँ। हम शॉर्ट्स भी सुनेंगे जो कल फ्लोर ऑफ द हाउस में ईद तारड़ साहब ने बात की है, पहले वो सुन लें। सियासतदानों को पहली दफा सजा नहीं होनी चाहिए, ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन एक लीगल कोर्स भी हम कहाँ जाए, क्या करें, किस तरफ आए, ये सारी बातें तकरीरें करने से हल नहीं होंगी। ये किसी बंद कमरे में बैठना पड़ेगा आपको और हमें। 26वीं तरमीम जिस शक्ल में हुई है उसमें क्या गुनाह किया इस पार्लियामान ने कि अगर उसने ये 2/3 अक्सरियत से मंजूर की है? क्या आइन के अंदर नहीं लिखा होगा कि 2/3 अक्सरियत से आप कर सकते? वैसे मुझे गज़ल आप सिर्फ एक चीज़ समझा दें इससे पहले कि आप यहाँ पे लेक्चर दें। मुझे ये समझाएं कि जब पीटीआई का धरना होता है, एहतजाज होता है, उस वक्त आपके गवर्नमेंट में बैठे लोग, आपका कोई वजीर एहतजाज की बजाय मुज़ाकरात की बात करता है, धमकियों की बजाय उसकी टोन लो होती है। और जब भी कोई एहतजाज होता है तो पेट्रोल क्यों सस्ता हो जाता है? ये तो अब आपने जो बात की है ना, बड़ी डिप्लोमेटिक सी कर दी है कि पेट्रोल क्यों सस्ता होता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि कल जिस तरह से आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बात की है कि आप आएँ 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। और अनफॉर्चुनेटली हमें कहना पड़ा है कि कल योम इस्तेसाले कश्मीर था और उस दिन सियासत की नज़र किया गया था। और फिर जिस तरह से बहुत से हुकूमती रहनुमाओं ने वहाँ पर खड़े होकर पार्लियामेंट में बात जिस तरह से की है कि हम चाहते हैं कि हम PTI के साथ हाथ बढ़ाएं, लेकिन PTI हमें उस तरह से साथ नहीं दे रही, आ नहीं रही है, बैठ नहीं रही है। और हैरत की बात हसनैन ये है कि कल बड़ी डेवलपमेंट्स ये हुई कि जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स थे उनको, जिनको 10-10 साल सजा हुई थी, हाँ एग्जैक्टली, जिसमें बड़े बड़े नाम आपने पहले अपनी इब्तिदा में भी जिक्र किए हैं, उनको इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल करार दे दिया गया है। और इससे पहले भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन अब उनको नाअहल करार दे देगा, जिसमें सरताज गुल साहिबा भी हैं और बड़े नाम शामिल है। इस वक्त आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं। और इसके साथ 11 मजीद और लोग भी हैं PTI के जिनको इस तरह से अब, लेकिन इनके पास क्या है, राइट तो है, क्योंकि ये इलेक्शन एक्ट में जिक्र किया जाता है कि जब किसी की कन्विक्शन हो जाती है तो उसको तब तक नाअहल करार नहीं दिया जा सकता जब तक वो राइट उसके पास होता है कि वो अपील का राइट होता है कि वो कर ना ले।
सेकेंडली ये जो 5 अगस्त की आप बात कर रहे थे कल की, तो बहुत सरप्राइज हमें मिलना बिल्कुल था। ऐसे ही, लेकिन जो आपने कहा कि उनके पास राइट है हाई कोर्ट हाँ। जाने का, सुप्रीम कोर्ट जाने का, लेकिन साथ ही एक आईनी बेंच भी बन चुका है। आईनी बेंच तो है, वो हाँ। क्या सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट उनको आईनी बेंच पे भेजेगा, और आईनी बेंच में जो लोग बैठे हुए हैं क्या उनको ये रिलीफ देंगे नहीं देंगे, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। क्योंकि बड़ा रिलीफ सवाल अगर है। उनको मिलेगा तो फिर इलेक्शन कमीशन कहेगा जी कि हमारे इख्तियारात हमारे पास रहने नहीं दिए जाते, हम जब किसी को नायल करते हैं तो आप उसको अहल कर देते हैं, इस तरह की बातें। लेकिन मुझे लगता है कि ये तमाम तरह मामला खत्म हो जाएंगे, ज्यादा लंबे नहीं होंगे। डी सीट वाला जो मामला है, इनको नायल करार देने वाला, ये खत्म हो जाएगा। 5 अगस्त की जो आप बात कर रहे थे, मेरी बात वहीं पे रह गई है। 5 अगस्त में कल एक आपको मैं बताऊं कि मजे की बात की, कल हमें पीटीआई बहुत तकसीम नजर आई, क्योंकि पीटीआई के बहुत से ऐसे लोग थे जो कि पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे, और स्पीकर साहब से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें जो है वो बाहर नहीं जाना, गिरफ्तारी नहीं करानी, जबरन खुद को उन्होंने मैसूर कर दिया था। और मुझे काफी तकसीम नजर आई थी। आपको काफी तकसीम कुछ नजर हल्कों आई में है, उनका क्राउड आपको था। काफी तकसीम नजर आई है, मुझे भी बहुत कुछ नजर आया, लेकिन मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी न्यूज ब्रेक लेंगे, और उसके बाद वापस लौटेंगे और कुछ जबरदस्त मेहमानों की आपसे मुलाकात करवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरतीन आजाद, जहां दुनिया आज माहौलियाती तबाही और तवानाई के बहरान और पानी की किल्लत जैसे संगीन मसाइल का सामना कर रही है, वहीं कुछ रोशन जहन ऐसे भी हैं जो इन चैलेंजेस को मौके में बदलने के लिए पुरअज़्म हैं। ऐसे ही जहनों में एक नाम निहायत फ़ख्र के साथ उभरा है, वो डॉक्टर मोहम्मद हारिस का। ये पाकिस्तानी नजात ऑस्ट्रेलियावी साइंसदान ना सिर्फ आलमी सतह पर तवानाई और माहौलियात के शोबे में इनकलाबी तहकीक कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपनी जिद्दत से फुजला, जहरीले पानी और माइक्रोप्लास्टिक्स जैसे ख़तरनाक मसाइल को अमली हल में बदल कर रख दिया। इनकी तहकीक ने बैनुल-अक़वामी तवज्जो हासिल की है, और ख़ास तौर पर पानी से माइक्रोप्लास्टिक्स के खात्मे और फुजला पानी से ग्रीन हाइड्रोजन की पैदावार जैसे मौज़ूआत पर इन्होंने अबूर भी हासिल किया, उसके हवाले से हल भी निकाले, और आज इसी मौजू पर हम इनसे बात करेंगे। इसी मौजू करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद हारिस साइंटिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें बताएं कि ये किस तरह से मुमकिन हुआ, किस तरह से आपने इस पर काम शुरू किया, कैसे आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई? जी, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच इनवाइट करने के लिए और हमें अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि हम अपनी रिसर्च जो है आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को तक पहुंचा सकें। तो जी बिल्कुल, इन्वायरमेंटल आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस के ऊपर खासा जोर है, जिसमें CO2 एमिशंस को लेकर और इस तरह की दीगर चीज़ों के ऊपर काफ़ी सारा मुख्तलिफ इदारों और गवर्नमेंट का जो है वो रुझान है। तो उसमें बहुत से फैक्टर जो है वो इस तरह की एनर्जी के रिसोर्सेज पे भी है जो कि बहुत सी CO2 एमिट करते हैं, और हमें एक ऐसे नेचुरल या ऐसे तरीका कार चाहिए कि जो ग्रीन हो, इसी वजह से इसे ग्रीन हाइड्रोजन भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली एक इस तरह की रिसर्च है कि जो कि माहौल दोस्त भी है और इकोनॉमिकल भी है और इजी टू अडॉप्ट है, और जबकि ये वेस्ट वाटर को यूटिलाइज करती है जो कि बिल्कुल ज़ाया कर दिया जाता है, जिसके अंदर काफ़ी सारी कीमती चीज़ें भी मौजूद होती हैं। तो हमारी रिसर्च एक बेसिकली एक इंटरसेक्शन है डिफरेंट चीज़ों का, जो कि एक ज़ाया शुदा इस चीज़ों से एक ऐसा सिस्टम डेवलप करती है जिससे कि हम माहौल दोस्त हाइड्रोजन बना सकें। और ये हारिस साहब, ये सिर्फ आप जहाँ पे बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया, ये वहाँ का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। ये इनिशिएट आपने कहाँ से किया? क्योंकि बहुत सारे लोग तो इसके ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन आपको ये ख्याल कहाँ पे आया कि अब मुझे इस तरफ जाना चाहिए और इसका कुछ हल ढूंढना चाहिए? देखें, पूरी दुनिया में बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि इस वक्त एक बहुत ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काम है, और ऑस्ट्रेलिया में उसमें इस पे काफी ज्यादा और काफी देर पहले से इसके ऊपर काफी गवर्नमेंट की तरफ से तवज्जो है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की कुछ लेजिस्लेशन ऐसी हैं कि जो वो चाहते हैं कि वो ग्रीन हाइड्रोजन में एक बड़ा नाम कर सकें और इसमें बाकी दुनिया से आगे जा सकें। तो इसमें हमारा ग्रुप ऑलरेडी जो है वो समुद्री पानी से हाइड्रोजन बनाने के ऊपर काम कर रहा था, मगर ये है कि इसमें जो बेसिकली हाइड्रोजन बनाने के लिए आपको फ्रेश वाटर यूज करना पड़ता है, जो बेसिकली प्योर वाटर होता है। और
ऑस्ट्रेलिया खुद एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है, यहाँ पे पानी का फुकदान यहाँ पे भी काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे पानी को लेके रेगुलेशंस, पानी के इस्तेमाल से लेके रेगुलेशन जो है वो काफी सख्त है। तो हमें एक इस तरह का सेटअप भी चाहिए था कि जहाँ पे हम किसी ऐसे पोर्टेबल जगह पे हों कि जहाँ हमें समुद्री पानी तक रसाई नहीं है, जहाँ पे हमें साफ पानी की रसाई नहीं है, और साफ पानी को बचाना भी एक मकसद है। तो हम एक ऐसा पानी का सोर्स इस्तेमाल कर सकें जो कि वेस्ट हो। तो वेस्ट वाटर तो एक ऐसी चीज है जो हर जगह पे इस्तेमाल होगा, रिगार्डलेस आप वहां पे पानी प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा, मगर वेस्ट वाटर तो हर जगह पे प्रोड्यूस हो रहा है। इवन कहीं पे टैंकर्स का पानी भी जाता है तो वेस्ट वाटर तो प्रोड्यूस होगा। मगर जदीद दुनिया में वेस्ट वाटर को भी एक खास हद तक साफ करके डिस्चार्ज किया जाता है या काबिल इस्तेमाल लाया जाता है इरिगेशन के लिए या किसी भी मकसद के लिए। अब उसकी भी काफी जो है वो कॉस्ट होती है। तो हमने वेस्ट वाटर को ही यूज किया हाइड्रोजन बनाने के लिए। ये एक पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट ये हो गया कि वेस्ट वाटर के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बेसिकली कीमती हैं और हमें अपने प्रोसेस चलाने के लिए आउटसाइड हमें खरीद के उसमें डालनी पड़ती हैं। तो हम वेस्ट वाटर से ही एक सोर्स ले रहे हैं एक कैटालिस्ट के लिए, और उसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए। तो बेसिकली ये दो काम साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में हो रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि फिर जो वेस्ट वाटर की आप बात करें उसमें मेन ऐसे कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो मुमकिन बनाते हैं इस चीज को? जी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें, जो इसके लिए कमर्शियली कैटलिस्ट यूज होते हैं वो अमूमन नोबल मेटल्स होती हैं या कुछ इस तरह की मेटल्स होती हैं जो कि काफी एक्सपेंसिव होती हैं। तो हमारे जो भी वेस्ट वाटर है आप लेते हैं उसके अंदर अमूमन काफी हाई मेटालिक कंसंट्रेशन होती है। ये डिपेंड करता है कि वेस्ट वाटर का सोर्स किस तरह से है। तो इसके अंदर जैसे आयरन है, इसके अंदर मैंगनीज है, इसके अंदर क्रोमियम है, मोलिब्डेनियम है। तो इस तरह की जो धातें हैं बेसिकली हमें रिक्वायर्ड होती हैं। तो हमारा प्लेटफॉर्म इनको हार्वेस्ट करता है अपने ऊपर और इन्हीं को यूज करते हुए हाइड्रोजन जनरेट करता है। ठीक हो गया। और सर ये मुझे बताइएगा कि जिस तरह आप वेस्ट वाटर की बात करें, इसी तरह अगर जहरीले पानी की बात की जाए, सो जहरीले पानी को भी किस तरह से आप हाइड्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, उसका क्या प्रोसेस है और क्या ये आपने तमाम तर चीज़ें सक्सेसफुली कर ली हैं? जी बिल्कुल। जहरीले पानी में भी यह है कि हम बेसिकली वेस्ट वाटर को इसी कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि इसके अंदर टॉक्सिन्स भी होते हैं। तो हम बेसिकली वेस्ट वाटर को इसी कैटेगरी में रखते हैं जो आप रेफर कर रहे हैं। तो बेसिकली बिल्कुल जी, ये हम यहाँ की दो बड़ी यूटिलिटीज हैं, एक मेलबर्न वाटर है और एक सिडनी वाटर है। दो बहुत बड़े वाटर की यूटिलिटीज हैं, उनके हम सैंपल्स लेके तो उसके ऊपर हमने ये बिल्कुल जी तजर्बा किया है और जो कि कामयाब ठहरा है। और फ्यूचर में हम चाहेंगे कि हम इसको मजीद एक्सपैंड करें, इसकी यूनिवर्सिबिलिटी देखने के लिए कि क्या ये और डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ वेस्ट वाटर के लिए भी उतना ही कारआमद है या नहीं। सही। तो एक चीज मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब, फिर ये इन्वायरमेंटली सेफ है वेस्ट वाटर की अगर जब हम बात करते हैं तो? जी बिल्कुल। देखें, वेस्ट वाटर को आपने वैसे भी इन ममालिक में तो ट्रीट करके फेंकना है। तो ट्रीट करने पे जो कास्ट आती है, तो जब हमारा सिस्टम इस तरह से है कि वो जब इन धातुओं को अपने अंदर हार्वेस्ट कर लेता है तो बेसिकली वेस्ट वाटर में से वो जो जहरीले कंपोनेंट्स हैं वो ऑलरेडी रिमूव हो चुके हैं। तो इसी तरह से हम मतलब उसके एक प्रोसेस को भी कम कर रहे हैं और हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो बिल्कुल इस तरह की जो टॉक्सिसिटी वाली चीजें हैं बेसिकली उन्हीं को यूटिलाइज करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन बनाता है। और ये तो बड़ी अच्छी आपने तमाम तर बातें हमें बता दी। अब ये बताइएगा कि सारे प्रोजेक्ट को आप अकेले लीड कर रहे थे या आपके साथ कोई टीम थी या किस किसने आपको हेल्प आउट किया इस सारे प्रोजेक्ट में, इस सारी रिसर्च में और उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे? ये मेरे पीएचडी के थीसिस का जो है वो लास्ट चैप्टर था। दैट वाज वन ऑफ द लास्ट चैप्टर जो जिसके ऊपर मैंने काम किया। तो बेसिकली वी आर टीम ऑफ पीपल जिसमें एक और पाकिस्तानी साइंसदान है, वो काफी सीनियर पोजीशन पे RMIT में है, वो ही इज वन ऑफ माय सुपरवाइजर। और इसमें मेरी एक और जो सुपरवाइजर हैं वो भी RMIT यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, डॉक्टर निकी इश्तियागी और डॉक्टर नासिर महमूद। सो हम ये तीन लोगों की, इसके साथ मजीद हमारे ग्रुप में काफी सारे और भी लोग हैं जो हम करते हैं। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि यस दैट वाज पार्ट ऑफ माय थीसिस और इसमें लीड रिसर्चर मैं था इस काम में। सही। माशाल्लाह, आपने जिस तरह से तमाम चीज़ें एक्सप्लेन की और पहले भी आपने कहा कि आप इसको सक्सेसफुली कर भी चुके हैं, तो मुझे ये बताएं अब ये इंडस्ट्रियली भी बनाने के लिए मुमकिन हो रहा है, उस पर भी काम जारी है या हो चुका है? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जो इलेक्ट्रोलाइजर्स यूज होते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के बनाने के लिए, दे आर वेरी वेल नोन और वो ऑलरेडी इन प्रैक्टिस हैं। लेकिन उसमें इशू आता है आपको कॉस्ट का कैटलिस्ट के लिए। तो जो कैटलिस्ट की कॉस्ट है बेसिकली इसमें जो ज्यादा काम है वो कैटलिस्ट पे होता है जो हमने किया है बेसिकली। तो
ये एक ऐसी चीज है विच इज रेडी टू गो टू द मार्केट, और जिसमें थोड़ी बहुत ऑप्टिमाइजेशन के साथ ये बिल्कुल मार्केट में जाने के लिए रेडी है। और इंटरेस्टिंगली वी ऑलरेडी हैव इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड कि जो हमारे साथ इस काम को, जो हमारे समुद्री पानी वाले काम के साथ तो ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं, मगर वो इस काम को भी आगे लेके जाना चाहते हैं क्योंकि इसकी पोर्टेबिलिटी की वजह से और इसकी अफादियत की वजह से। दैट्स वेरी ग्रेट। और ये मुझे बताइएगा कि आपके साथ कुछ पार्टनर्स भी होंगे, कुछ इन्वेस्टर्स भी होंगे, लेकिन क्या कुछ टाइमलाइन है, क्योंकि कमर्शियल बुनियादों पे इसको आप कब तक हम देख सकते हैं मार्केट में? और स्पेशली जब एक चीज़ कमर्शियल होती है तो डैट इज़ नॉट कमर्शियल इन ऑस्ट्रेलिया, वो बहुत जल्द पाकिस्तान में पहुंच जाती है, पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। तो आपका कोई रोड मैप है कि इसको, इसकी कमर्शियल बुनियादों पे जो अवेलेबिलिटी है उसको कब तक मुमकिन बनाया जाएगा? जी बिल्कुल। देखें, अगर ये सारी बात जो है इट कम्स डाउन टू द रिसोर्सेज के आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं उस चीज को डेवलप करने के लिए। इफ देयर आर द राइट अमाउंट ऑफ द रिसोर्सेज और आपके पास नीडेड मैन पावर हो, तो मतलब यू कैन स्केल इट अप इजीली बिटवीन 1 to 2 years ऑफ टाइम। तो आप इससे भी कम में कर सकते हैं, बट अगेन इट ऑल कम्स डाउन टू द रिसोर्सेज, हाउ मेनी रिसोर्सेज डू यू हैव, तो और आप किस स्केल पे काम करना चाहते हैं। सही। तो मुझे ये बताएं, इस वक्त आप ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है ना, तो वहाँ के गवर्नमेंट ने, सबने आपको सपोर्ट किया इस इनिशिएटिव पे आपके? जी बिल्कुल जी। ये जो रिसर्च है बेसिकली दैट्स द, बल्कि जो मेरा स्कॉलरशिप भी था दैट्स ऑस्ट्रेलियन फंडेड स्कॉलरशिप था। तो बिल्कुल गवर्नमेंट की इसमें काफ़ी सारी जो है वो इन्वॉल्वमेंट इस लिहाज से है। बाकी हमने गवर्नमेंट की एक दो काफ़ी स्टेट ऑफ द आर्ट जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी यूज़ की हैं, जैसे सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन है, वो दुनिया में शायद 7 हैं पूरी वर्ल्ड में, और वन ऑफ दैट इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न। तो बिल्कुल गवर्नमेंट का इस लिहाज से काफ़ी सारी जो है हमें रिसोर्सेज के हवाले से, कटिंग एज टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। That's very great. You spent a lot of time in Pakistan. Now you are in Melbourne, Australia. जिस तरह गजल ने सवाल किया कि गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट किया है, नहीं, हमारे यहाँ इस तरह की सपोर्ट नहीं मिलती है गवर्नमेंट की। सो मुझे सिर्फ लास्टली ये बताइएगा कि फ़र्क क्या महसूस हुआ है सारे प्रोजेक्ट को करते हुए? अगर आप ये प्रोजेक्ट शायद पाकिस्तान में करते तो शायद ये कमर्शियल बुनियादों तक तो क्या आप इसको शायद कंप्लीट भी ना कर पाते। इज इट ट्रू? आपका सवाल किसी हद तक ठीक है, मगर उसमें प्रॉब्लम इट ऑल कम्स डाउन टू द रिसोर्सेज। लेकिन रिसोर्सेज की भी एक वजह यह है कि जब किसी भी मुल्क की इन्वायरमेंटल रेगुलेशन स्ट्रांग नहीं होती तो देयर इज नो पॉइंट टू डू रिसर्च। तो बेसिकली यहाँ पे आपको रिसर्च करनी पड़ती है, या इंडस्ट्रीज को रिसर्च खरीदनी पड़ती है अपने मसाइल को हल करने के लिए, ताकि वो गवर्नमेंट के बनाए हुए रेगुलेशंस के ऊपर पूरा उतर सकें। CO2 एमिशन को ले लें, पानी की सफाई को ले लें, किसी भी चीज को ले लें। अगर मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ या मैं एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हूँ, आई हैव टू कंप्लाई विद दैट रेगुलेशन। लेकिन हमारे यहाँ इस चीज का फुकदान है कि लेजिस्लेशंस तो होंगी मगर वो प्रैक्टिस में नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप यू डोंट नीड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सो यू डोंट नीड टू स्पेंड द मनी। सही हो गया। थैंक यू सो मच। डॉक्टर हारिस हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं माशाल्लाह, हसनैन वाली बात है कि एक दिन हम इसको देखेंगे पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक खबरतीन वज़ात। आज हमारे शो में हमारे साथ एक नहायत ख़ास मेहमान मौजूद है। इनका नाम है अब्दुल अहद। ये सिर्फ 5 साल के हैं, लेकिन इनका शौक और इल्म सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस कम उम्री में जहां बच्चे खेल कूद में मसरूफ़ होते हैं, अब्दुल अहद दुनिया भर के ममालिक, शहरों और मशहूर मकामात के बारे में हैरत अंगेज़ मालूमात भी रखते हैं, चाहे वो पेरिस का एफिल टावर हो, मिस्र के अहराम हो, या फिर चीन की दीवार हो। अहद हर जगह के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ भी बताते हैं, उनकी निशानदेही भी करते हैं। उनका शौक इस बात का सबूत है कि इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। एग्जैक्टली। और आज अब्दुल अहद हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद है। अब्दुल अहद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। एंड हाउ ओल्ड आर यू? 5 years old। सही। और अब्दुल अहद, आप सब कुछ जानते हैं? एवरीथिंग यू नो? व्हाट यू नो बाय द वे? वेयर इज चाइना? हाँ, China, Asia, ओके। इन बिटवीन व्हिच कंट्रीज? What are the neighboring countries of China? Nepal, India, and what's next? Mongolia. Mongolia, yes. Mongolia is in between China and USA. Russia? Yeah. Okay. अच्छा। It has 2 neighboring countries. Okay. Okay. And what do you love to learn the most? Countries. 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 About historical things. Yeah. Your interest is about his history or culture?
No? प्लीज शो. अच्छा, okay. In which class do you read? You have no idea? One. Yes, One. yes, yes. Okay. So, what is this? Eiffel Tower. It's Eiffel Tower. Yes, it is. ख़वातीन और हज़रात, ये आपके ये लिए देख Eiffel लें आप लोग, हाँ। टावर की तस्वीर हमने दिखाई. हम सिर्फ पिक्चर दिखा रहे हैं, अब्दुल अहद हाँ। को, और अब्दुल अहद इसको गेस कर रहे हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या. इसके बाद जी अब्दुल अहद, व्हाट इज दिस? Golden Gate. गोल्डन गेट. आप Wow. इधर देख के बताइए. आपने इधर देखना है, ओके? हाँ, गोल्डन गेट. एंड व्हाट इज दिस? Wall of China. Wall of Wow. China. जबरदस्त. Yes. So, what's about this? London Bridge. It's London a London Bridge. Bridge. Yes, exactly. एंड दिस? And what's about this? Old movie theater. Yes, you're right. ये रोम में है जी बिल्डिंग, और इसमें थिएटर भी होते थे. इसके अलावा यहाँ पे ग्लैडिएटर्स की गेम्स भी होती थी. और अहद ने हमें इन तमाम के जवाबात भी सही दिए, और इनके पास जो नक्शा है हाँ. इसमें हमें ये तमाम तर चीज़ें बता सकते हैं. Where is, by the way, Zimbabwe? I don't know. It's Where is Zimbabwe? here in Europe, No, in Africa. Africa. So where is United Kingdom? United Kingdom, Europe. In Europe. Okay. No, after Brexit, it's not in Europe, but yes, it's एंड ओके, European मैं continent. सिंपल सा, वेयर इज दुबई? Asia. and United Arab Emirates. Yeah, United Exactly. Arab Emirates in Middle East. चले जी, अब्दुल अहद से हमने इम्तिहान लिया है. इम्तिहान जी. इनका पास हो गया. और 5 ये साल के बच्चे हैं. हाँ, ये इस तरह के गेस्ट नहीं है कि जो आपके साथ गपशप लगाएंगे, आपको लंबी चौड़ी बातें बताएंगे. इन्होंने जो कुछ बता दिया, आई थिंक मोर देन आई एनफ है थिंक कि उनके लिए बहुत कुछ हाँ, है ना? 5 साल का बच्चा है, वो जानता है कि लंदन ब्रिज कहाँ पे है, आईफिल टावर कहाँ पे है, दुबई कहाँ पे है, मंगोलिया कहाँ पे है. You know where the pyramids? Yeah. Where is? Please tell us. Egypt. ओके. Great. ओके. ख़वातीन वज़ात, ये थी अब्दुल अहद से हमारी मुलाकात. उम्मीद करते हैं कि इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट था, आपको ज़रूर पसंद आया होगा. यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का. ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं. स्टे विद अस. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि बारिशें हो रही हैं, आज भी बारिश हो रही है, और मानसून का इस वक्त सीज़न चल रहा है. इसमें हमारी स्किन भी ख़राब होती है, पुराने ज़ख्म भी ताज़ा हो जाते हैं. लेकिन आज हम खुसूसन बात करेंगे बालों के हवाले से, क्योंकि खूबसूरती का एक अहम हिस्सा बाल ना सिर्फ हमारी शख्सियत को निखारते हैं, बल्कि हमारे एतमाद का भी बड़ा ज़रिया होते हैं. लेकिन जब हमारे बाल झड़ते हैं ना, तो फिर बहुत परेशानी होती है कि शायद हम गंजे हो रहे हैं. और आजकल बालों का गिरना एक आम मसला भी बनता जा रहा है, चाहे वो कोई भी एज हो. मैं कोई लड़कियों की खुसूसन बात नहीं करी, मैं मर्दों की भी बात करी हूँ, नौजवान नस्ल की भी बात करी हूँ, बड़ी उम्र के अफराद की भी बात करी हूँ. सभी इस परेशानी का शिकार नजर आ रहे हैं, और इसके पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सी वजूहात हो सकती हैं. जैसे स्ट्रेस भी एक है, फिर हार्मोनल इशू भी हो सकता है हमारा, फिर जो हमारी नाकिस ग़िज़ा है, फिर माहौलियाती आलूदगी है, या फिर जन्याती असरात भी हो सकते हैं. लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ मसला है वहाँ उसका इलाज भी ज़रूर होता है. और आज इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि इन बालों का झड़ना मानसून में स्पेशली क्यों हो रहा है. डैंड्रफ भी होता है, ये भी एक वजह है, लेकिन इसका इलाज क्या है वो आज हम जानेंगे. बिल्कुल ऐसे ही. इससे पहले कि हम इलाज की तरफ जाएं या फिर अपने मेहमान का तारुफ करवाएं, मैं आपको बताते चलूं कि आप इस सेगमेंट में कॉल भी कर सकते हैं. हमारे 2 नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, 051-890-1008 और हमारा दूसरा नंबर है 051-2624946. इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल करके अगर आपको इस तरह का या फिर इससे रिलेटेड कोई भी मसला है, तो आप हमारे इन मेहमानों से पूछ सकते हैं. हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आयशा वहीद, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं. डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. इंट्रो में आपको समझ आ गई होगी कि हमने आज आपको क्यों तकलीफ दी है. स्पेशली अगर मानसून की बात की जाए तो इस सीज़न में एक तो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और भी होते हैं, जैसा डैंड्रफ हो गया. तो इसकी वजूहत क्या है कि इस सीज़न में स्पेशली मानसून में, सावन जिसको हम कहते हैं, आपके ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. इस मौसम में ख़ास तौर पे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है. होते हैं. और ये बताइएगा कि अगर मानसून की बात करें, जिस तरह इसी सीज़न में सब कुछ ज़्यादा होता है, हम इनके हल की तरफ भी जाएंगे, लेकिन क्या इस सीज़न में जो आपको हेयर फॉल होती है, डैंड्रफ होती है, ये फिर परमानेंट होने का भी खर्चा होता है? नहीं, परमानेंट होने का नहीं होता,
ये चीज़ें रिवर्सिबल होती हैं। ज़ाहिर है जब एक मसला है तो उसकी सोल्यूशन भी है। अगर सोल्यूशन ना ढूंढे तो सोल्यूशन ना ढूंढे तो ज़ाहिर है वो चीज़ फिर बढ़ती जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बढ़ती लोग कहते हैं ना सावन है तो सावन में हो गया तो क्या मसला है, आगे खत्म हो जाएगा। नहीं, फिर आप उसको अगर कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर आप उसको टाइमली ट्रीट नहीं करेंगे, ज़ाहिर है अगर डैंड्रफ से भरा हुआ सर है, आप उसको नहीं ट्रीट कर रहे, आपका हेयर फॉल कंटिन्यू हो जा रहा है तो ज़ाहिर फिर वो एक चीज़ बढ़ती जाएगी और मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएगी। सही। तो ये फिर इसका हल क्या है? मतलब कुछ लोग ऑयलिंग भी करते हैं बालों में ज़्यादा, वही हल है या फिर अलग से कोई शैम्पू ऑयलिंग, अब वगैरह? देखें इसकी ऑयलिंग पे आपने अच्छी बात की। इस सीज़न में ऑयलिंग नहीं करी चाहिए। इस सीज़न में एक्सेसिव ऑयलिंग से हम मना करते हैं। अच्छा। ऑयलिंग ना करें इस सीज़न में, या अगर करनी है तो हफ्ते में एक बार करें और थोड़ी ड्यूरेशन के लिए करें। ओवरनाइट आपने ऑयलिंग नहीं करनी। मैक्सिमम 2 घंटे आप फेस पे ऑयल लगाएं एंड दैट्स इट। ज़्यादा ऑयलिंग करेंगे, ह्यूमिडिटी है इतनी ज़्यादा ऑलरेडी, मज़ीद आपके सर के पोर्स जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे। अच्छा। और मज़ीद जो है वो बिल्ट अप सारा स्कैल्प पे होगा और डैंड्रफ बढ़ेगी। और वैसे भी जिनके सर में डैंड्रफ है, बहुत ज़्यादा खुश्की है, हम उनको ऑयलिंग से मना करते हैं। अच्छा। ये एक मिथ है कि ऑयलिंग आप करें डैंड्रफ के लिए। हमारे पास जो भी सेबोरिक डर्मेटाइटिस के पेशेंट्स होते हैं, हम उन्हें स्ट्रिक्टली ऑयलिंग से मना करते हैं। वो फर्दर पोर्स को ब्लॉक करता है ऑयल और फर्दर डैंड्रफ बढ़ जाती है। तो डैंड्रफ में आपने ऑयलिंग नहीं करनी। घर पे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी माइल्ड शैम्पू आप यूज़ करें। ठीक है। प्रेफरेबली हफ्ते में 3 दफ़ा आप या 1 दिन छोड़ के बाद ज़रूर वॉश करें। ये आपने करना है ताकि आपके बालों में जो भी बिल्ट अप हुआ है, डैंड्रफ है, जो भी है, आपके बाल क्लीन हो, हेल्दी हो। फिर वो लोग जो कि कह रहे हैं कि हमारे सर में खारिश हो रही है या हमारे सर में खुश्की हो रही है, तो वंस अ वीक एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो कि इजीली अवेलेबल है, कीटोकोनाजोल जिसके अंदर होता है 2%, वो यूज़ करें हफ्ते में 1 बार। जिनके सर में माइल्ड है, जिनके सर में ज़्यादा है, वो हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ करें। कुछ मिनट उसको बालों पे लगा रहने दें। आपकी सर की जो रूट्स है, स्कैल्प है, उस पर कुछ मिनट 4-5 मिनट वो लगा रहे ताकि वो मेडिकेटेड शैम्पू स्कैल्प पे रहे। उसको फ़ौरन वॉश नहीं करना, उसके बाद उसको वॉश करें। तो वो जो मेडिकेटेड शैम्पू है, जब वो स्कैल्प पे लगा रहेगा, वो हेल्प करेगा उस डैंड्रफ को भी रिमूव करने में, उस खारिश को भी रिमूव करने में। डॉक्टर साहब, एक तो आपने तमाम तर हल बता दिए जो लोग आपको सुन रहे हैं, लेकिन एक हल हमें बताते हैं हमारे बुजुर्ग, जो चीज़ें चली आ रही हैं। अब आपने आके रिबर्टल दे दिया कि ऑयल इज़ नॉट गुड फॉर डैंड्रफ ना, तो हमारे यहाँ तो हमें बताया जाता है अच्छा इसको खुश्की है, इसको ऑयल कर दो। फिर कुछ देसी टोटके होते हैं, उन टोटकों को भी इस्तेमाल करना चाहिए साथ ऑयल के अलावा, या फिर ये जो चीज़ें आपने बताई हैं ये मोर इनफ है, गुड इनफ है आपके सोल्यूशन के लिए? देखिए, कुछ टोटके अच्छे हो सकते हैं। लाइक व्हाट? देखिए, बालों के हवाले से तो हम, चेहरे की स्किन के हवाले से मुख्तलिफ टोटके हैं जिनको हम मना नहीं करते, नॉट ऑल लेकिन सम ऑफ देम। बालों के हवाले से मेनली तो ऑयलिंग ही होती है जो लोग करते हैं। हम सबको ऑयलिंग मना नहीं करते। ऑयल इज़ अ गुड कंडीशनर। बाज़ लोगों की स्कैल्प ड्राई होती है, ऑयलिंग एक अच्छा कंडीशनर के तौर पे काम करता है। फिर जो जेंटल मसाज ऑयल के साथ किया जाता है वो भी बालों की सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। तो उसमें हर्ज कोई नहीं है अगर आप थोड़ा बहुत करें। लेकिन जिनके सर में खुश्की है, मैं स्पेसिफिकली डैंड्रफ की बात कर रही हूँ, बालों में डैंड्रफ है, आप ऑयल लगाएंगे, बालों के पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे, मजीद डैंड्रफ बढ़ेगी। तो डैंड्रफ वालों को, जिसको हम सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, उनको हम स्पेसिफिकली मना करते हैं कि आपने ऑयलिंग नहीं करनी। उनको हम फिर एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट्स उनके लिए होती है, एंटी डैंड्रफ स्पेसिफिक शैम्पूज होते हैं। समटाइम्स उससे नहीं कंट्रोल हो रहा होता, फिर हम उनको लगाने के लिए जो है वो कुछ स्टीरॉयड बेस्ड लोशंस देते हैं, मिक्स्ड विद सम एंटी डैंड्रफ, मिक्स्ड विद सम एंटी फंगल लोशंस, वो हम लगाने के लिए देते हैं शैम्पू करने से कुछ घंटे पहले। तो उसको प्रॉपर इस तरीके से ट्रीट करते हैं। ऑयलिंग जो है वो फर्दर पोर्स को ब्लॉक करेगी। मैं खुसूसी तौर पे डैंड्रफ के हवाले से बात कर रही हूँ। सही। नेक्स्ट सवाल मैं आपसे करूंगी, लेकिन हिना, हमें कराची से उनकी कॉल है। जी हिना, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। हिना, आपको आवाज आ रही है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सवाल कीजिएगा। जी जी, एक्चुअली मेरी बच्ची है जी जी 7 साल की, आयशा नाम है उसका। मसला बताइएगा। जी जी, तो उसके जो है ना एक साइड से बाल झड़ रहे हैं, तो लेफ्ट साइड है वहाँ से काफी बाल उसके झड़ गए हैं।
ठीक हो गया, आपका सवाल आ गया। लेफ्ट साइड से बाल झड़ रहे हैं, इसका कोई हल? ठीक है, अब देखें, सबसे पहली बात 7 साल की है। 7 साल की बच्ची है, इन्होंने कहा एक साइड से बाल झड़ रहे हैं, तो अब आइडियली तो पेशेंट को देखना चाहिए। अब ये बेसिकली बाल झड़, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं, कुछ लोगों को बड़ी मुश्किल लैंग्वेज, सही कहा आपने। तो मुख्तलिफ पैचेस सर पे बालों के हेयर फॉल के बाज़ लोगों को बच्चों में भी बड़ों में भी हो जाते हैं, जो कि एक बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज़ है, और उस पर फिर हम उसको उस हिसाब से ट्रीट करते हैं। कोई लगाने के उसमें हम कोई उनको कोई लोशन या उस तरह की चीज़ें देते हैं, लेकिन अब बगैर देखे, बगैर एग्जामिन किए आप उनको नहीं बता सकती हैं। और यहाँ पे एक और कॉलर है हमारे साथ कराची से, अदीब। अदीब, थैंक यू सो मच। वो जानेगा सबसे पहले यार, अपने अगर टीवी की आपने आवाज़ खोली है तो उसको बंद कर लीजिएगा, हमें यहीं पे सुनिए कॉल पे, और यहीं पे सवाल कीजिए। डॉक्टर साहिबा यहाँ पे मौजूद है जो आपको जवाब देंगे, सवाल कीजिएगा। अदीब, आपको आवाज़ आ रही है? मेरा ख्याल है कि अदीब के साथ हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया है। ठीक है, अदीब की अगर दोबारा कॉल आती है तो फिर हम अटेंड कर लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताएं कि हम मास्क वगैरह की बात कर रहे थे, तो जो कुछ लोग अंडा प्रेफर करते हैं बालों में लगाने के लिए, दही लगाते हैं, तो वो भी फिर सावन में नहीं लगाना चाहिए? सावन के मौसम में आप ऐसी चीज़ें ना लगाएं, क्योंकि ऑलरेडी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। और कोई भी आप इस तरह की चीज़ें करेंगे तो वो फर्दर जो है वो एटलीस्ट ये मौसम मुनासिब नहीं है कि आप इस तरह की चीज़ें लें। फिर बाज़ अच्छे रेडीमेड जो मास्क मिलते हैं वो मेरा ख्याल है प्रेफरेबल होंगे मेडिकेटेड वालों की बात करें, इंस्टेड ऑफ दिस। आमिर शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद है मियां वाली से। आमिर साहब, अपना सवाल कीजिएगा। डर जाते हैं सारे लोग, क्या होता है भाई? जो आपके सवाल हैं, आप पहले बिल्कुल जो आपने पहले बात की ना कि कुछ लोग अपनी टीवी की आवाज़ ऑन करते हैं, जिस वजह से हमारे तक उनकी आवाज़ नहीं आती, थोड़ा सा इस हवाले से देखें और फिर अपना सवाल कीजिए। तो अच्छा आयशा, जैसे आप बता रही थी कि हम सावन में यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ लोग हैं अगर उनके बाल, मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो ज़ाहिर रोज़ाना की हेयर स्टाइलिंग होती है, स्प्रे वगैरह यूज़ होता है, तो फिर क्या रूटीन होनी चाहिए मुझे बालों की? मेरी आपकी रूटीन ये होनी चाहिए कि आइडियली तो कम से कम हेयर स्टाइलिंग के प्रोडक्ट्स आप यूज़ करें आइडियली, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर जितने प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, चाहे हेयर डाई है, चाहे हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स हैं, दे ऑल डैमेज द हेयर। डैमेज तो है, इनसे होता ही होता है, चाहे आप कुछ भी कर लें। उसके लिए फिर आप एक माइल्ड शैम्पू यूज़ करें ऑल्टरनेट डे पे, प्रेफरेबली सल्फेट फ्री शैम्पू आप यूज़ करें। और अगर आप हेयर फॉल एक्सपीरियंस कर रही हैं तो फिर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक्स में भी कुछ प्रोसीजर्स करवा सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल PRP है, जो कि एक कॉमन प्रोसीजर है और एक अच्छा प्रोसीजर है। आपके अपने प्लाज्मा गुड, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आप ही का अपना प्लाज्मा है। बिल्कुल ऐसे ही आपका ही प्लाज्मा है, आपको उसी को इस्तेमाल करना चाहिए। आयशा, थैंक यू सो मच। हो जानेगा आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा। अपने हमारे सवालात के बड़े सैर हासिल जवाब दिए। ख़वातीन और हज़रात, आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल अशरफ को हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।